हेलो दोस्तों, हैंडरिटन जीएस में आपका स्वागत है। ये जीएस की मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी तीसरी क्लास होगी। अब तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि कैसे पुर्तगाली भारत में आए, कैसे उन्होंने नीतियाँ अपनाई, कौन कौन से गवर्नर थे जो उनके भारत में आए और उन्होंने उनका कैसे पतन हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डचों के बारे में, जिनको कि हॉलैंड निवासी भी कहते हैं, और हॉलैंड नाम इन्होंने 2019 में छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था अंग्रेज़ों के बारे में, किस प्रकार अंग्रेज़ अपनी नीतियाँ लेकर आए। उत्तर भारत में इन्होंने कैसे एक्सपेंड किया, दक्षिण भारत में इन्होंने कैसे एक्सपेंड किया, और पुर्तगालियों से कैसे इनका संबंध रहे। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की थी, जिसमें पुर्तगालियों ने मुंबई गिफ्ट में दे दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज आगे देखेंगे डेनिश कंपनी के बारे में और फ्रांस कंपनी के बारे में। तो डेनिश के बारे में दो तीन चीज़ें ही हैं, ज़्यादा याद रखने वाली इसमें चीज़ें नहीं हैं। मेनली आज हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। तो डेनिश के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। डेनिश एक डेनमार्क की कंपनी थी। डेनमार्क एक यूरोप में देश है जहाँ के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1620 में ये लोग सबसे पहले भारत आए और त्रिंकोबार, जो कि तमिलनाडु में है, सबसे पहला इन्होंने केंद्र खोला। उसके बाद सीधा 1676 ईस्वी में दूसरा केंद्र श्रीरामपुर में खोला। दोस्तों, ये बहुत छोटी कंपनी थी, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली नहीं हैं। 1845 में ये अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्री बेचकर चले गए थे, तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे हम लोग बात कर लेंगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अब तक हो क्या रहा था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, उसके बाद आए डेनिश, फिर आए फ्रेंच। तो देखिए, पुर्तगाली जो थे उन्होंने थे ब्रिटिश से अच्छे संबंध बना लिए थे, जो कि हमने देखा लास्ट में शादी चार्ल्स प्रथम से हो गई पुर्तगाली राजकुमारी की। और जो डच थे, इनका जो प्रमुख केंद्र बनाया इन्होंने दक्षिणी एशिया को बनाया, भारत में इनका ज़्यादा फोकस नहीं रहा। डेनिश एक बहुत छोटी कंपनी थी। तो एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभर के आ रही थी। आज जो हम लोग बात करेंगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को से इसका संघर्ष होगा, और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसके 3 युद्ध होते हैं, जिसको कि हम कर्नाटक वॉर के रूप में जानेंगे। तो आज हम लोग फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से तीनों एक कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अंत में भारत में आई 1664 में। इसकी कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 14, वित्त मंत्री कोलबर्ट। दोस्तों, यहाँ हम लोग वित्त मंत्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कंपनी देश इंदेश
ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना का श्रेय कोलबर्ट को ही जाता है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। हम लोगों ने देखा था जो डच कंपनी थी वो एक जॉइंट वेंचर था, ठीक है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। प्रमुख केंद्रों की बात कर लेंगे तो 1668 में इन्होंने सबसे पहला केंद्र सूरत में खोला, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। अगले ही साल 1669 में दूसरा केंद्र इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला। ये दो केंद्र के बारे में हम लोग जानेंगे और ये दोनों को ही याद रखेंगे, 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में। एक फैक्ट है, 1674 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि फ्रांस के थे। अब दोस्तों पतन की बात करेंगे तो पतन मेनली एकमात्र व्यक्ति की वजह से होता है जिसका नाम होता है डुप्ले। डुप्ले एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षा रखता था। 1742 तक क्या होता है, 1742 तक जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब तक केवल और केवल व्यापार कर रही थी। लेकिन 1742 में क्या होता है, डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है और गवर्नर बना के भारत भेजा जाता है, जो कि अपनी एम्पायर एक्सपेंशन की नीतियों की वजह से भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है तथा ये एक सहायक संधि लेकर आता है। सहायक संधि के बारे में जानेंगे। ये इस प्रकार की संधि थी जिसमें डुप्ले लोकल राजाओं के साथ संधि करता था तथा राजाओं को सेना प्रोवाइड करता था कि अगर कभी भी युद्ध होता है या फिर सैन्य बल प्रोवाइड करने की संधि होती थी उसमें, ठीक है। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रखता था, जिसकी वजह से हमने देखा कि अब तक अंग्रेज ही थे जो एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभर रही थी। डुप्ले की नीतियों की वजह से, एम्पायर एक्सपेंशन की नीतियों की वजह से ये डायरेक्ट अंग्रेज़ों से संघर्ष में आ जाती है, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्ध हो जाते हैं। तो इन्हीं दोस्तों इन्हीं को हम कर्नाटक युद्ध के बारे में कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जो कि 3 होते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 3 युद्ध होते हैं फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। प्रथम युद्ध जो होता है वो 1746 से 1748 के बीच होता है। द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1749 से 54 तक होता है तथा तीसरा जो युद्ध होता है वो 1758 से 63 तक होता है। प्रथम युद्ध का जो मेन कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया दोस्तों एक यूरोप में देश है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया है।
जहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही थी और वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही युद्ध में शामिल हुए थे, जिसका कि प्रभाव भारत के उपनिवेश पर भी पड़ा। दोनों ही भारत और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही भारत में अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। उस समय दोस्तों भारत में जो है मुग़ल शासन जो था बहुत ही कमज़ोर था और स्थानीय नवाबों की स्थिति का फ़ायदा उठाकर दोनों कंपनियां अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, जिसको कि हम वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों हुआ क्या, 1746 में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, जो कि उस समय अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और उनके एक सहयोगी थे ला बोर्देनो, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों को हराया तथा उस समय के कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने फ्रांसीसी हमले का विरोध किया। लेकिन 1746 में एक लड़ाई होती है जिसको कि हम अडियार की लड़ाई या कि सेंट थॉम की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने उस समय के नवाब जो कि अनवरुद्दीन थे उनकी सेना को पराजित कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रथम युद्ध में यही है अडियार की लड़ाई, जो कि 1746 ईस्वी में होती है और फ्रांस और उस समय के नवाब अनवरुद्दीन के बीच होती है, जिसमें कि फ्रांसीसियों की जीत होती है। शुरुआत फ्रांस की तरफ से होती है। मद्रास को, जो कि एक अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र था, उस पर कब्जा किया जाता है। उस समय के नवाब द्वारा वहाँ पे विरोध किया जाता है। नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि नवाब हार जाते हैं। ये होगी दोस्तों अडियार की लड़ाई, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब इसका प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था, इसकी समाप्ति कैसे होती है, तो दोस्तों यूरोप में 1748 में एक्स-ला-चैपेल की संधि होती है, जिसमें यह तय किया गया कि जो भी क्षेत्र हैं युद्ध में जो छीने गए हैं वो लौटाए जाएंगे। और इस समझौते के तहत फ्रांस ने मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस कर दिया। तो इस युद्ध ने यह साबित किया, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, कि यूरोपीय शक्तियाँ पहली बात तो भारतीय राजनीति में दखल देने लगी थी, और जो डुप्ले था उसकी कूटनीति और सैन्य शक्ति ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। और वह जो कि आगे के जो कर्नाटक युद्ध होंगे उनमें एक नींव की तरह काम करेगा। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आगे कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध जो था दोस्तों मुख्य रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच ही हुआ, लेकिन जो इसका आधार था वो भारतीय रियासतों जैसे हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के उत्तराधिकार के झगड़े से था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहले से ही चतुराई से भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था।
उसने क्या किया, हैदराबाद के मुजफ्फरगंज तथा कर्नाटक के चंदा साहब, इन दोनों का समर्थन किया। ब्रिटिश ने क्या किया, इसके विरोध में हैदराबाद में नासीगंज तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। 1749 में दोस्तों क्या होता है, एक अंबार की लड़ाई होती है, जिसमें चंदा साहब ने तथा मुजफ्फर जंग ने, दोनों ने मिलकर, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को हरा दिया। अनवरुद्दीन को हराने के बाद चंदा साहब जो रहता है वो कर्नाटक का नवाब बन जाता है। इसके बाद जो फ्रांसीसी होते हैं उनका प्रभाव बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन 1751 में ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है, जो कि मात्र 200 सैनिकों के साथ आरकोट के किले पर हमला कर देता है और वहाँ पर कब्जा कर लेता है, जिससे कि चंदा साहब की जो शक्तियाँ थीं वो बहुत ही कमज़ोर तथा उसकी स्थिति खराब होने लगती है। इसी बीच हैदराबाद में भी सत्ता परिवर्तित होती रहती है और यहाँ से भी धीरे धीरे फ्रांस का प्रभाव खत्म होने लगता है। 1752 में चंदा साहब को मार दिया जाता है और मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था, उसको कर्नाटक का नवाब घोषित किया जाता है। तो ये सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। अंबार की लड़ाई हुई, डुप्ले को अंततः फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। फिर उसकी जगह पे गोडेहू एक नया गवर्नर बनता है। 1754 में युद्ध समाप्त होता है। जो कर्नाटक युद्ध था दूसरे नंबर का, वो 1754 में ख़त्म होता है और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। इसी के तहत फ्रांस डुप्ले को वापस बुलाता है और यहाँ पे ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो ये था कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में। दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच होता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक अंतिम निर्णायक संघर्ष था, जो भारत में उनके उपनिवेशी हितों से जुड़ा हुआ था। यह युद्ध जो था मूल रूप से यूरोप में चल रहे 7 वर्षों के युद्ध का भारतीय संस्करण था। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में थे और जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। फ्रांसीसी पक्ष का जो नेतृत्व किया वो फ्रांस के गवर्नर लाली ने किया, जो कि 1758 में भारत आया था। उसने क्या किया, पांडिचेरी से सेना लेकर कर्नाटक और तंजावुर, जहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहे थे, वहाँ पर हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध की शुरुआत होती है, जो कि 12 जनवरी 1760 को होता है। इसमें जो है फ्रांस की तरफ से लाली तथा अंग्रेज़ों की तरफ से आयरकूट सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरीके से हराया। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ
क्योंकि इसके बाद जो फ्रांसीसी सेना थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई और लाली को पांडिचेरी में पीछे हटना पड़ा। 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था। और लगभग इस समय फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को ख़त्म कर दिया। 1763 में दोस्तों युद्ध ख़त्म होने के समय पेरिस की संधि होती है, जिसमें यह तय किया गया कि फ्रांस भारत में अपने कुछ व्यापारिक केंद्र जैसे माहे, पांडिचेरी, कराईकल आदि रख सकता है, लेकिन वे कोई किला नहीं बना सकते और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने प्रभाव को स्थापित किया और पेरिस की संधि के साथ साथ फ्रांस का वर्चस्व ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों ये थे कर्नाटक के तीनों युद्ध, जिसको कि हमने देखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बन सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की दूसरी यूनिट, जो कि है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। धन्यवाद दोस्तों।